इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि फॉरेस्ट के अंदर चलता जा रहा था। वो आदमी तो पता नहीं खुद के कंट्रोल में ही नहीं होता और किसी की बात नहीं सुन रहा था। उस आदमी की वाइफ ने भी कंप्लेन दिखाई थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और वो बार बार किसी अनजान चीज की तरफ यानी कि फॉरेस्ट में चले जा रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ उस आदमी के साथ नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों को महसूस हो रही थी। दरअसल चौंकाने वाली बात ये होती है कि सभी लोगों को बहुत अजीब तरीके के डोर्स दिखाई देने लगे थे। ये डोर्स अचानक ही अपीयर होने लगे जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज थे। एक तरीके से ये डोर्स लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, उन्हें पूरी तरीके से फोर्स करते कि वो उसके अंदर आ जाएं। और अगर कोई भी इंसान गलती से या फिर अपने मन मुताबिक डोर के अंदर चला गया तो उसका नामो निशान नहीं बचता था और वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। यही रीजन होता है कि अब तक लाखों की संख्या में इंसान उसी डोर्स के अंदर फंस चुके हैं। देखते देखते इंसानों की आबादी एकदम से कम होने लगी थी क्योंकि इन डोर्स की अपीयर होने की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी अब कोई भी जगह नहीं थी जहां पर ये डोर्स अपीयर नहीं हो सकते थे। गवर्नमेंट ने तो चारों तरफ ऐलान कर दिया होता है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि अब तो पृथ्वी पर पहले से ही बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। जहां पर वो एलियंस की एडवांस डोर ओपन हुआ करते थे उस पूरी जगह को सील कर दिया जाता था। वहां तक किसी को भी जाना अलाउड नहीं है जो भी बचे हुए लोग हैं। सारी की सारी जगह पूरी तरीके से खाली हो गई थी। एक भी इंसान दिखाई नहीं देता और वो सभी अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं। और अब तक गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी कि जो लोग डोर के अंदर जा रहे हैं उन्हें वापस लाने का तरीका क्या है और वो सब गए कहां। इंसान तो पूरी तरीके से मजबूर हो चुके थे इस अचानक आने वाली आपदा के कारण। कोई कहता था कि ये एलियंस का कब्जा है तो कोई कहता था कि नेचर हमसे बदला ले रही है। हमने पृथ्वी के एनवायरनमेंट को ठीक से नहीं रखा तो नेचर का गुस्सा हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब हमें इन सारी चीजों के बीच एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर अपने कुछ बच्चों के एग्जाम ले रहे थे। बच्चों की क्वांटिटी देखकर ही पता चल सकता है कि अब कितने कम लोग बचे हुए हैं पृथ्वी पर। सभी के मन में डर का माहौल था और ये भी पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है। फिर भी स्कूल्स कंटिन्यू किए जा रहे थे स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए। वहाँ पर एक टीचर होता है जिसने कि सारे बच्चों से उनके सेल फोन कलेक्ट किए। वो सेल फोन्स को जाकर एक अलमारी में रख देता है ताकि कोई भी बच्चा चीटिंग ना करे। अब उस जगह पर जितने भी बच्चे बैठे थे उन्हें रियलाइज तो था कि वो डोर से क्या खतरनाक चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो अपना माइंड डाइवर्ट करके पूरा अपने एग्जाम पर फोकस कर रहे थे। पर अचानक थोड़ी ही देर के अंदर उनकी सेल फोन्स अपने आप ही बजने लग जाते हैं। हालांकि यहाँ पर नेटवर्क का बिल्कुल भी नहीं आता था पर ये अनजान चीजें उनके साथ हो रही थी। सभी बच्चे तो टीचर की तरफ देखने लगी कि आखिर उन्हें किसका कॉल आ रहा है, पर टीचर उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगने लगा कि ये सभी चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए टीचर भी अपने काम में बिजी हो गया। पर अब उस टीचर का भी कॉल बजने लगा होता है जिसे कि वो पिक करके कुछ बातें करने लगा। अचानक उस टीचर से कुछ कहा गया इसीलिए वो बहुत ही जल्द से जल्द वहां से चला जाता है। उन सभी लोगों में ऐश, लिस और जैक नाम के बच्चे मौजूद थे। ऐश तो यहाँ लिस को बचपन से ही पसंद किया करता था लेकिन आज तक बोल नहीं पाया। अब यहाँ टीचर जब वहां से चला गया था तो वो बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन वहां की इलेक्ट्रिसिटी अब थोड़ी सी कम होने लगी थी जैसे कि कोई बड़ा सा तूफान आने वाला हो। जैक ने तो गुस्से में आकर सारे स्टूडेंट्स के सेल फोन जो कि कबर्ड में रखे गए थे उन्हें सबको दे दिया था। पर तभी अचानक एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया गया कि स्कूल को पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है। कोई भी बच्चा अपने क्लास से बाहर नहीं निकलेगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स इस अनाउंसमेंट से काफी डर गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि वो सारे डोर्स अब यहाँ पर भी अपीयर होने लग जाएंगे। पर शायद उन स्टूडेंट्स की नसीब उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अनजाना डोर सच में उनके स्कूल के अंदर अपीयर हो जाता है। ऐश, लिस, जैक और उसके सारे स्टूडेंट्स मिलकर उस डोर को देखने के लिए चले गए थे। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि चारों तरफ अंधकार हो गया था। वो डोर तो किसी एलियन बीइंग की तरह हिलता जा रहा होता है जो एक तरीके से सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। एक और बात होती है कि डोर के पास जो भी इंसान जाता उसे हेलुसिनेशन होने लग जाते। जब वो सारे स्टूडेंट्स उस डोर के पास जाते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा हेलुसिनेशन टैंग नाम की एक लड़की को होने लगी थी। टैंग ऐसा महसूस कर रही थी कि वो काला दरवाजा उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिस और ऐश समझाते हैं कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, ये जरूर हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। टैंग ने यहाँ पर एक एप्पल और बॉल को जब उसकी तरफ रखा तो वो पूरी तरीके से गायब हो गया दरवाजे के अंदर। इसीलिए टैंग अब अपने दोस्तों को कहने लगी कि हमें शायद अंदर जाकर एक बार चेक करना चाहिए, शायद ये कोई रेस्क्यू का दरवाजा हो जिससे कि हम एक अच्छी जगह पर पहुंच जाएं। इन्हीं सारी चीजों में टैंग, लिस, जैक की बहस हो जाती है कि वहां जाना भी है कि नहीं। टैंग तो यहाँ लिस को कन्विंस करने लगी थी कि इस डोर के अंदर जाकर हमें एक बार देखना चाहिए।
हालांकि लिस इसके प्लान के अगेंस्ट होती है। सारे स्टूडेंट्स वहां से जाने लगे, लेकिन टैंग अब उसी दरवाजे को घूरते जा रही थी। हालांकि थोड़ी देर बाद जब वहां जैक आता है तो टैंग और जैक की एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है। अब इन्हीं सारी चीजों में टैंग नीचे गिर गई और उसने एक लात मार दी जैक को, जिससे कि वो अपनी एक स्टूडेंट के साथ सीधा उस डोर के अंदर चला जाता है। लिस इस बात से टैंग को बहुत बुरा भला बोल रही थी कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। टैंग ने तो माफी मांगी और अब वो भी डोर के अंदर जाने के लिए रेडी है। लिस को लग रहा था कि इस दरवाजे ने एक तरीके से टैंग को पागल कर दिया है और अब टैंग डोर के पास आकर उसके अंदर चली जाती है, लेकिन इससे पहले उसने लिस का भी हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। यानी वो खुद भी तो गई बट अपने दोस्तों को भी साथ लेकर गई। स्कूल में मौजूद सारे स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं और उनका नामो निशान तक नहीं पता था। सारा का सारा शहर इसी तरीके से खाली होता जा रहा होता है। ये ब्लैक डोर्स जरूर किसी एलियन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ऐसा वैज्ञानिक सोच रहे थे, लेकिन अभी तक गायब हुए लोगों के बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। इतना तो क्लियर है कि ये सारे दरवाजे जीवित हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ आने के लिए। साथ ही साथ उन्हें विजन से लेके हेलुसिनेट करना, ये सारी चीजें वो अप्लाई करते हैं ताकि इंसान उसके अंदर आ जाए। पर वो कहाँ जाते थे और उनके साथ क्या होता था, इसका तो अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ गवर्नमेंट के कई सारे वैज्ञानिकों ने जब अपनी रिसर्च करना स्टार्ट किया तो ये एक खबर सामने आई कि उस डोर के अंदर गए हुए कुछ लोग वापस हमारी दुनिया में आ चुके हैं, यानी कि उस दरवाजे में से वापस आना पॉसिबल है। इन्हीं सारे मैकेनिज्म्स को समझने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों का चुनाव करने लगे जिन्हें कि नोकर्स कहा जाता था। दरअसल इन नोकर्स का काम होता था कि ये पूरे सिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उस डोर के अंदर एंटर हो और वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो उन्हें आकर रिपोर्ट करे। उन नोकर्स ने तो सारी चीजें एनालिसिस की थी कि कितने समय तक उन्हें डोर के अंदर रहना है और ठीक कितने समय बाद उन्हें बाहर निकलना है। यही सारी चीजें वो फॉलो करते जा रहे थे, पर अभी तक किसी को भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला था। वो सारी इतनी भारी संख्या में गायब हुए लोग कहाँ गए, इसका अभी कुछ नामो निशान नहीं होता है। हमें तो अब विंस, बैकी और पैट्रिक नाम के 3 नोकर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने अपने सूट पहनकर ट्राई कर रहे थे कि उन डोर्स में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। विंस और बैकी एक फॉरेस्ट के अंदर होते हैं जो कि अपने दोस्त पैट्रिक से मिलने जा रहे थे। विंस और बैकी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन यहाँ बैकी कह रही थी कि हमें कब तक इनका सोल्यूशन मिलेगा, कब वो सारे लोग वापस आ पाएंगे जो कि गायब हो चुके हैं। विंस बैकी को समझाता है कि हमें उन डोर्स के अंदर जाकर ट्राई करना ही पड़ेगा, जिसके बाद ही हम कोई सोल्यूशन पर पहुंच पाएंगे कि हमें इस तरीके से लोगों को वापस लाना है। थोड़ी देर में वहाँ पैट्रिक भी आ गया, जिसे कि अभी तक विन और बैकी के रिलेशन के बारे में पता नहीं होता। वो तो उन दोनों से पूछने लगा कि आखिर तुम दोनों हमेशा साथ में क्या करते हो। यानी कि अब से पैट्रिक को भी कहीं ना कहीं उन दोनों के ऊपर शक होने लगा है, क्योंकि यहाँ पैट्रिक खुद बैकी को पसंद करता था। फिलहाल के लिए इस रिलेशनशिप वाले झंझट में ना पड़ते हुए वो तीनों चले जाते हैं उन डोर्स के अंदर, जहाँ पर वो सब जो भी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे उन्हें उसे रिकॉर्ड करना है और परफेक्ट टाइम से उस डोर से बाहर निकलकर वो सारी चीजें गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। विंस, बैकी और पैट्रिक फिलहाल के लिए इस बात के लिए डर रहे थे क्योंकि इससे पहले उनकी एक टीम गई थी जो टाइम खत्म होने से पहले वापस नहीं लौट पाई और वहीं पर फंसी रह गई। इसीलिए वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें टाइम से पहले आना पड़ेगा, चाहे इसमें हमें कुछ भी करना पड़े। जल्द से जल्द वो तीनों डोर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर तो उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वो सारी चीजें तो पृथ्वी जैसी थी, पर कुछ अजीब होता है और उन्हें उस टाइप की फीलिंग्स भी हो रही थी। फिलहाल के लिए वो तीनों बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। उनके बॉडी में कैमरास लगे थे जो सारी चीजें कैप्चर करते जाते हैं। सबसे पहले पैट्रिक जब एक्सप्लोर कर रहा होता है तभी उसे एक कमरे में से कुछ आवाजें आने लगी। वो जब कमरे को ओपन करके उसके अंदर देखता है तो चारों तरफ रोज रखे गए थे और वो जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन जब पैट्रिक ने अपनी नजर घुमाई तो उस जगह पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी भी थी जो अपना नाम रोज बता रही होती है। पैट्रिक इसीलिए चौंक गया क्योंकि रोज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था और उसकी शक्ल हूबहू उसी लड़की जैसी दिख रही थी। पैट्रिक तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर होश में ही नहीं रहता और उससे बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बैकी को दिखाया गया जिससे कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जब आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गई तो वहां पर बच्चों के बहुत सारे सामान रखे गए थे। साथ ही साथ एक बच्चे का झूला अपने आप ही हिल रहा था।
बैकी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो रिलेट कर पा रही थी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। विंस भी उसी तरीके से एक्सप्लोर करता हुआ एक कमरे में आ गया। वहां पर तो एक स्टैचू रखी होती है जो बहुत ही अच्छी तरीके से शेप में की गई थी। उसके हर एक डिटेल्स काफी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ दीवार पर एक घड़ी भी होती है जिसके ऊपर 3 बज रहे थे। अब वहां पर एक और दरवाजा होता है, इसीलिए विंस उस दरवाजे से दूसरी तरफ चला गया। पर यह कमरा भी पिछले वाले कमरे से सेम टू सेम था। वहां पर भी स्टैचू थी और दीवार पर घड़ी लगाई गई थी, लेकिन घड़ी के अंदर 3 नहीं बल्कि 6 बज रहे होते हैं। विंस को यहाँ से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो सामने वाले दरवाजे से फिर दूसरे कमरे में चला गया। ये कमरा भी उसी की तरह था, लेकिन अब वहाँ मौजूद स्टैचू का स्ट्रक्चर बदलते जाने लगा। दीवार पर लगी हुई घड़ी का भी समय बदल जाता है। इसी तरीके से विंस जैसे जैसे दूसरे कमरे में जाता है तो कुछ न कुछ चीजें बदलती जाती। तब जाकर कुछ टाइम बाद विंस को पता चला कि वो तो एक लूप में फंस गया है। अगर वो इस तरीके से यहाँ से बाहर नहीं निकला तो कभी आजाद ही नहीं हो पाएगा। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डोर के अंदर आने के बाद वो किस तरीके से आपके दिमाग से खेलती है। उन तीनों को वही सारी चीजें दिखाई दे रही थी जो उनकी लाइफ से कनेक्टेड हैं, और इन्हीं चीजों में वो पूरी तरीके से फंस जाते थे और कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। अब हमें यहाँ पर रोज को दिखाया गया जिसे कि पैट्रिक लगातार घूरता जा रहा था और उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड समझ रहा था। पर तभी अचानक रोज की सांस फूलने लगी और उसकी जान जाने लगती है। पैट्रिक उसकी मदद करने जैसे ही गया तभी अचानक उसके सूट में पूरी फूल पत्तियां भरने लगी थी जो एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि पैट्रिक सांस नहीं ले पा रहा था और दम घुटने के कारण वो वहीं पर मर गया। यहाँ बैकी जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो विंस को बुला रही होती है। पर उस जगह पर तो एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगा जो विंस का रूप धारण कर लेता है। अब अचानक बैकी का पेट पूरी तरीके से फूलने लगा जैसे कि उसे बच्चा होने वाला हो। वो अजीब सी एंटिटी बैकी से यही कहती है कि ये हमारा बच्चा है। बैकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उसका बच्चा तो कई साल पहले मर चुका था। उसने अपनी गन निकाली और उस एंटिटी को शूट कर दिया, जिससे कि अब वो अपनी आंखें किचन में खोलती है और विंस की तरफ भागने लगती है। शॉकिंग रियलिटी तो तब हो गई जब उसके सामने एक नहीं बल्कि 3 विंस के क्लोन्स मौजूद थे। उनमें से असली वाला कौन है, बैकी यही पूछने लगी। तीनों के तीनों विंस ये कन्विंस करने लगी कि वो असली वाले विंस हैं। बैकी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी और अब तो डोर के अंदर मौजूद 15 मिनट का टाइमर भी खत्म होने वाला था। इसीलिए अब बैकी ये चूज करती है कि असली विंस कौन है। उसने सबसे पहले एक विंस के क्लोन को शूट कर दिया जिसके ऊपर उसे शक हो रहा था, और अब उसे सिर्फ 2 में से चूज करना है कि असली वाला कौन है। लगातार टाइम चलते जाता है और उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ था, पर अब कुछ भी ना डिसाइड कर पाने के कारण वो डोर बंद हो गया। बैकी ने तो किसी भी तरीके से एक विंस को गोली जैसे ही चलाई, तब जाकर पता चलता है कि वो तो असली वाला विंस था। यानी कि बैकी ने विंस की जान ले ली। वो भी अब इस जगह पर हमेशा हमेशा के लिए फंसी रह जाती है। यानी कि इसी तरीके से वो डोर लोगों को अपना शिकार बनाया करता था। पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत ही कम संख्या में इंसान मौजूद हैं और सिर्फ एनिमल्स ही हैं जो अब तक जिंदा रह पाए हैं। सारी सैटेलाइट और इंटरनेट की चीजें ठप पड़ चुकी हैं। गवर्नमेंट भी इन चीजों में कुछ नहीं कर पा रही थी और अब जो बचे हुए लोग थे वही अपनी जान बचाकर छुपे हुए थे। हमें तो अब फॉरेस्ट के बीचों बीच जमाल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। जमाल तो अपने घर के अंदर सिर्फ अकेला रहा करता था, पर उसके घर के ठीक साइड में उसी तरीके का एक डोर ओपन होता है। जमाल उस डोर की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता कि आखिर इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि अब तक इस डोर ने ना ही उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और ना ही किसी इंसान को चोट पहुंचाया है। जमाल एक इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था और एक समय पर वो वैज्ञानिक की टीम में भी काम कर चुका है, इसीलिए उसके पास इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिससे वो अपनी रिसर्च किया करता है। जमाल ने तो सारी चीजें इकट्ठा करके कुछ ऐसे सिस्टम बनाए थे जिससे कि वो इस डोर से बातें कर सकता था, क्योंकि उसने नोटिस किया होता है कि इस डोर के अंदर से कुछ रेज निकलती हैं जो शायद कम्युनिकेशन का एक वे बन सकती थी। जमाल जब यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद उस डोर से बातें करता है तो वो डोर सच में उसका रिप्लाई कर रहा था। सबसे पहले जमाल ने उस डोर से उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ से आया है। वो डोर रिप्लाई करता है कि मैं गैलेक्सी के किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ, यानी कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्पीशीज हैं। जमाल ने ये भी पूछा कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद है पृथ्वी पर आने का। डोर सिंपल इतना बताता है कि हम पृथ्वी को अपने ग्रह जैसा बनाना चाहते हैं ताकि तुम सभी स्पीशीज भी एक्सप्लोर कर पाओ कि ये ब्रह्मांड कितना ज्यादा वास्ट है और यहाँ कितने सारे राज छुपे हुए हैं।
जमेल ने काफी सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से इकट्ठा कर ली थी, इसीलिए वो अपनी एक कलीग कैटी और उसके बॉयफ्रेंड लियो को बुलाता है। वो उन दोनों को शो करना चाहता था कि आखिर उसने क्या रिसर्च की है। लियो और केटी भी फॉरेस्ट की उस जगह पर आ गए जहाँ पर डोर मौजूद था। वो दोनों तो इस डोर को देखकर जमेल से पूछने लगी कि आखिरकार तुमने इन सारी चीजों के बारे में गवर्नमेंट को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। लेकिन जमेल कहता है कि गवर्नमेंट से अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, अगर उन्हें ये डोर के बारे में पता चल जाएगा तो वो इसे सील कर देंगे, जिसके बाद हम इन डोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता कर सकते। जमेल ने तो उन्हें बताया कि मैं जिस तरीके से डोर से बात कर रहा था वो उस हिसाब से रिप्लाई भी देती है, इसीलिए अब केटी भी उस डोर से बात करनी चली आई। केटी ने इतना पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो डोर ने रिप्लाई दिया नमाज, यानी कि वो जमाल का उल्टा होता है। केटी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो अगर इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे तो गैलेक्सी के बहुत सारे राज का पर्दाफाश हो सकता था और उन्हें काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ केटी का बॉयफ्रेंड लियो साइड में चले जाता है और अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसे इन डोर्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। केटी और जमाल तो अपने रिसर्च में लगे थे और उससे बहुत सारी बातें पूछते हैं, पर ऑब्वियसली थोड़ी देर के अंदर लियो का वो इंस्पेक्टर दोस्त आ गया जिसने कि सभी को बंदूक दिखाते हुए दूर रहने के लिए कहा। केटी तो अपने बॉयफ्रेंड लियो पर बहुत गुस्सा होती है इस हरकत के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पुलिस वालों को इस बात के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। पर लियो कहता है कि ये सारी चीजें सही हैं और वो डोर हमारे लिए खतरा बन सकता है। वो पुलिस ऑफिसर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी केटी उसके ऊपर लकड़ी से वार कर देती है, जिससे कि वो इंस्पेक्टर अपनी प्रोटेक्शन के लिए बंदूक चलाने लगा। उनमें से एक बुलेट डायरेक्टली जाकर लियो को लगती है और वो वहीं पर मारा गया। इंस्पेक्टर तो गुस्सा होकर जमाल के ऊपर भी गन पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन तभी जमाल नीचे बैठकर डोर से मदद मांग रहा था कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तब जाकर उस डोर ने एक ऐसी रे छोड़ी जो सीधा पुलिस इंस्पेक्टर को लगती है और वो वहीं पर धाराशायी हो जाता है, यानी कि जमाल के कहने पर उस डोर ने उसकी मदद की। जमाल और केटी वहां पर खड़े हुए थे और डोर लगातार उन्हें बोल रहा था कि सब कुछ बदलने वाला है। वो कहने लगा कि तुम सभी एक नई स्पीशीज की शुरुआत करोगे जो पहले से बहुत ज्यादा एडवांस होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले पुरानी स्पीशीज की सभ्यता को तोड़ना होगा। अब देखते ही देखते आसमान में मौजूद जितनी भी सैटेलाइट्स थी जो इंसानों द्वारा बनाई गई है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। सारी एडवांस चीजें और इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से खराब हो गए और देखकर ऐसा लग रहा था कि पुरानी सभ्यता का नामो निशान मिट चुका है, यानी कि ये डोर सच में एक एडवांसमेंट के लिए आए थे। हमारी ये मिस्टीरियस कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है।